स्वागत है भाई आप सभी का डॉट नेट कोर इंटरव्यू सीरीज के एक नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डेलीगेट इन डॉट नेट कोर एंड व्हाट इज द यूज मेथड, रन मेथड एंड मैप मेथड। Request delegate handle each HTTP request and are used to build request pipeline by using run, map and use extension method। आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा होगा मिडिलवेयर, कस्टम मिडिलवेयर के अंदर हम लोग रिक्वेस्ट डेलीगेट का यूज़ करते हैं। वो भी क्या होता है, एक रिक्वेस्ट पाइपलाइन क्रिएट करता है। तो रिक्वेस्ट डेलीगेट क्या होता है, ये HTTP कॉन्टेस्ट लेता है और रिटर्न करता है एक असिंक टास्क। तो हर मिडिलवेयर जो होता है वो रिक्वेस्ट डेलीगेट को कॉल करता है अगले मिडिलवेयर को कॉल करने के लिए। इसमें तीन तरीके के मेथड होते हैं, app.use, app.run एंड app.map। app.use जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है नेक्स्ट मिडिलवेयर मेथड को। रन मेथड क्या करता है, इट टर्मिनेट द चेन, नो अदर मिडिलवेयर विल रन आफ्टर दिस, शुड बी प्लेस एट द एंड ऑफ द एनी पाइपलाइन। तो रन मेथड अगर आप यूज़ कर लिए, उसके बाद अगर कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मिडिलवेयर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो वो रन नहीं होगा। रन मेथड के बाद कोई भी चीज़ रन नहीं होती है, जो भी चीज़ आपको रजिस्टर करनी हो उसके पहले करिए। उसके बाद मैप मेथड होता है। मैप क्या करता है, एग्जीक्यूट द मिडिलवेयर इफ पाथ रिक्वेस्टेड बाय यूजर इक्वल पाथ प्रोवाइडेड इन द पैरामीटर। जैसा पाथ होगा वैसा, अगर पाथ सही होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट डेलीगेट बेसिकली क्या करता है, हैंडल करता है हर एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को, और क्रिएट करता है रिक्वेस्ट पाइपलाइन को। आप डायग्राम में देख सकते हैं, रिक्वेस्ट आ रही है सबसे पहले मिडिलवेयर के पास, वो क्या करता है, वो कुछ करेगा बिफोर एंड आफ्टर, उसके बाद अगले मिडिलवेयर को कॉल कर लेगा नेक्स्ट मेथड के थ्रू, फिर अगले को, फिर आपका जो होता है रन मेथड वो रन हो जाता है। उसके बाद जो भी रिस्पांस होगा वो आपका यूज हो जाएगा, चला जाएगा यूजर के पास। आप इसका डिफरेंसेस भी यहाँ देख सकते हैं, जैसा आप पढ़ सकते हैं, पूछा तो जाता नहीं है वैसे। आप सिंपली ये समझ सकते हैं इन तीनों मेथड के अंदर app.use जो होता है वो एक तरीके का चेक पॉइंट होता है। आप रोड पर जा रहे हैं, आपको चेक पॉइंट मिलता है, चेक पॉइंट अगर आप पार कर लिए तो सही है, नहीं तो क्या होगा, आपको नहीं जाने दिया जाएगा, वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो वो यही वही चीज़ है, यही नेक्स्ट मेथड को कॉल करेगा तभी आप आगे जा सकते हैं। उसी तरीके का ये है app.run। ये इस तरीके से होगा कि आप किसी रोड पे जा रहे हैं, रोड ख़त्म हो गई, अब उसके आगे आप जा ही नहीं सकते, तो ये हो गया app.run। app.map ये इस तरीके का एक पाथ हो गया, आप जिस रोड पे जा रहे हैं, आपका जो डेस्टिनेशन है, अगर वो रोड उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, अगर वो सही होगा तो फिर ये काम करेगा, अगर अदरवाइज क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो इफ द पाथ इज मैच यू कैन गो दैट रूट। तो ये आप बता सकते हैं रिक्वेस्ट डेलीगेट और इसके तीन मेथड। ये तीनों मेथड जो होते हैं वो एक तरीके का एक्सटेंशन मेथड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका डिफरेंस बिटवीन व्यू डेटा, व्यू बैग के बीच क्या डिफरेंसेस है। तो व्यू डेटा और व्यू बैग दोनों क्या होते हैं, आपका डेटा पास करने के लिए यूज होते हैं कंट्रोलर से व्यू के अंदर। अगर आपका कोई कंट्रोलर के अंदर कोई डेटा आप ले रहे हैं, डेटाबेस से अपना लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चाहते हैं उसको व्यू के अंदर, व्यू के ऊपर डिस्प्ले कराना। जैसे कि आपका हो गया, कोई आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, उसके अंदर लिस्ट ऑफ जो भी आपका लिस्ट होगा वो आप चाहते हैं वो आ जाए। तो इस तरीके की चीज़ के लिए आप व्यू डेटा, व्यू बैग यूज़ कर सकते हैं। तो व्यू डेटा जो होता है इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोलर बेस क्लास विच रिटर्न व्यू डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट एंड इट अलाउ अस टू स्टोर की वैल्यू पेयर। मतलब डिक्शनरी की तरह ये काम करते हैं। द डेटा स्टोर इन द व्यू डेटा ऑब्जेक्ट, जो भी व्यू डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर ही ये सारी इसके जो डेटा होते हैं वो स्टोर होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं केवल एक रिक्वेस्ट के अंदर। ड्यूरिंग द एक जो रिक्वेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ये केवल एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद ये डिलीट हो जाते हैं। व्यू डेटा यूज द डिक्शनरी सिंटेक्स टू एक्सेस द वैल्यू। जैसे आप देख रहे हैं व्यू डेटा ग्रेटिंग नाम से एक बना हुआ है, उसके अंदर एक वैल्यू है, फिर इसको व्यू के अंदर यूज करने के लिए @व्यू डेटा और फिर व्यू डेटा का नाम जो भी होगा वो आप लिख देंगे। अब इसमें ये है कि व्यू डेटा के अंदर हमको क्या करना है कि अगर हम स्ट्रिंग में दिखाना चाहते हैं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये इसके अंदर एक दिक्कत है। उसके बाद व्यू बैग आ गया। व्यू बैग यूज द डायनेमिक प्रॉपर्टी विच मीन यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ
एडिशनल फील्ड विदाउट कन्वर्टिंग इट स्ट्रांगली टाइप। ये एक डायनेमिक प्रॉपर्टी है एंड व्यू बैक यूज द प्रॉपर्टी लाइक सिंटैक्स टू एक्सेस द वैल्यू। इसको जैसे आप यूज कर सकते हैं व्यू डेटा डॉट रेटिंग, ये नाम हो गया व्यू बैक का, उसके अंदर वैल्यू सेम जैसे व्यू डेटा यूज कर रहे थे एट द रेट करके, तो व्यू बैक डॉट रेटिंग जो भी आप वैल्यू शो कराना चाहते हैं ना कंट्रोलर का व्यू के ऊपर, तो उसको हम एट द रेट से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे आप कंडीशनल कोई भी यूज करेंगे, फॉर हो गया, इफ हो गया, वो भी सब एट द रेट के साथ ही स्टार्ट होता है। जो भी सी शार्प का कोड है व्यू के अंदर वो एट द रेट से ही स्टार्ट होता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। क्या हो गया? व्यू डेटा के अंदर पहला हो गया कि हमको कन्वर्ट करना पड़ता है स्ट्रांगली टाइप में, जबकि व्यू बैक के अंदर ऐसा नहीं करना पड़ता है। व्यू डेटा जो होता है वो डिक्शनरी लाइक सिंटैक्स यूज करता है और व्यू बैक जो होता है प्रॉपर्टी लाइक सिंटैक्स यूज करता है। ठीक है, कोई भी जितना मर्जी उतना एडिशनल फिट आप यूज कर लीजिए व्यू बैक के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है स्टेट मैनेजमेंट इन ASP.NET कोर। अब स्टेट मैनेजमेंट तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका सेशन हो गया, कुकीज हो गया, आपका क्वेरी स्ट्रिंग हो गया, या आपका हो गया टाइम डेटा हो गया। ये सारे जो होते हैं .NET कोर के अंदर स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। आपका हिडन फील्ड भी है, वो भी आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो कुकीज बेसिकली क्या होता है? इट स्टोर द डेटा इन द यूजर ब्राउजर, यूजर के ब्राउजर पे स्टोर होता है एंड जब भी रिक्वेस्ट जाती है और आती है तो वो इस कुकीज को भी सेंड करता है। ब्राउजर सेंड द कुकीज विथ एवरी रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट के साथ ये सेंड होता है। और ये बेसिकली इसका साइज डिफाइन होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है, 4 MB तक का ही हम लोग कुकीज स्टोर कर सकते हैं ब्राउजर के अंदर उस पर्टिकुलर मतलब डोमेन के लिए। तो ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कुकीज आर अवेलेबल फॉर ईच डोमेन। अब यूज कैसे करेंगे? तो अगर आपको सेट करना है वैल्यू कुकीज के अंदर तो कुकीज ऑप्शन यूज कर लेते हैं। ये क्लास प्रोवाइड होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसके अंदर कई सारे ऑप्शन होते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक्सपायर यूज कर लिए हैं, ऑप्शन डॉट एक्सपायर। वहाँ पे हम लोग डिफाइन कर दिए हैं कि ये कुकीज कितने टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा, और फिर उसके अंदर अपेंड कर दिए हैं जो भी हम लोग कुकीज बनाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूजर नेम का एक कुकीज बनाया गया है और उसके अंदर वैल्यू डाल दिया गया है, और फिर ऑप्शन जो भी होगा वो तीसरा पैरामीटर चला जाएगा। अब बनाने के बाद इसको यूज भी करना पड़ेगा, तो इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, ये डिक्शनरी लाइक सिंटैक्स है यहाँ पे भी, और फिर वहाँ पे उस कुकीज का नाम हम लोग दे देंगे। फिर उसको जैसे डिस्प्ले कराना होगा आप डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके बाद आपका होगा सेशन। सेशन जो होता है वो मेंटेन करता है बाय प्रोवाइडिंग ए कुकीज टू द क्लाइंट दैट कंटेन्स अ सेशन आईडी। तो जो भी सेशन बनता है वो एक सर्वर के ऊपर जाता है। सर्वर जो है एक सेशन आईडी प्रोवाइड करता है, वो सेशन आईडी जो है ब्राउजर के ऊपर, यूजर के ब्राउजर के ऊपर कुकीज में सेव हो जाता है। तो जब भी उसमें से डेटा लेना होता है, देना होता है, तो वो उस सेशन आईडी के थ्रू ही होता है। द ब्राउजर सेंड द कुकीज टू द एप्लीकेशन विथ ईच रिक्वेस्ट, द एप्लीकेशन यूज द सेशन आईडी टू फेच द सेशन डेटा। अब सेशन डेटा को यूज करने का तरीका अलग है, .NET फ्रेमवर्क के अंदर अलग होता है, .NET कोर के अंदर या MVC के अंदर अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग कोर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टर करते हैं सर्विसेज डॉट एड सेशन करके, यहाँ पे मिलता है हमको मेथड। उसमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे एक्सपायरी वगैरह क्या हो गया, कितने देर तक रहेगा, और वो सारी चीज़ें हम लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ करने के लिए इसको यूज़ भी करना पड़ेगा। तो मिडिल वेयर, अब जो भी सर्विसेज रजिस्टर होता है वो मिडिल वेयर भी उसका कॉल भी कराना पड़ता है, जो भी बिल्ट इन होते हैं। तो ऐप डॉट यूज सेशन करके आता है, इसका मिडिल वेयर वो यूज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। उसके बाद हो गया क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग क्या हो गया, कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा आप URL के अंदर पास कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट के ऊपर, मतलब एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर आप डेटा को सेंड कर सकते हैं। और उसके बेस पे अगर आप कोई लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं या कोई डेटा लेके आ रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं नेम और एज, यहाँ पे रिक्वेस्ट क्वेरी स्ट्रिंग भेजा जा रहा है। तो कई बार होता है कि जैसे एडिट पेज बनाया तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आईडी को भेज देते हैं क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर, और उस आईडी के बेस पे हम लोग उस पर्टिकुलर आईडी का डेटा सारा लेकर और डिस्प्ले करा देते हैं। तो सेशन आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे MVC के अंदर आप या कुछ हो गया MVC एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन रिलेटेड डेटा, या कुछ हो गया कि छोटा अमाउंट ऑफ डेटा है जो अगले पेज पे यूज़ होना है, तो उस तरीके के लिए सेशन यूज़ कर सकते हैं। कुकीज़ हो गया, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप यूज़ कराना चाहते हैं तो फिर आप कुकीज़ यूज़ कर सकते हैं।
क्वेरी स्ट्रिंग आपका हो गया कंडीशनल बेस पर, अगर डेटा लेना चाहते हैं या उस तरीके की चीज़ तो वो आप कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है टेम्प डेटा, जो कि स्टेट मैनेजमेंट के ही अंदर आता है। इसमें दो मेथड होते हैं, पीक और कीप। तो टेम्प डेटा बेसिकली किस लिए यूज होता है? टू पास डेटा फ्रॉम वन कंट्रोलर एक्शन टू अनदर, मीन्स एक कंट्रोलर से डेटा को पास करना हो अगले कंट्रोलर के ऊपर, तो हम लोग टेम्प डेटा का यूज करेंगे। इवन अक्रॉस द रीडायरेक्ट, मतलब कि हर एक रीडायरेक्ट के ऊपर भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। Once a value in temp data is read, it mark for the deletion at the end of the request। ठीक है, temp एक बार रीड होने के बाद ये डिलीट हो जाता है, लेकिन इसको हम लोग रिटेन भी कर सकते हैं बाय दी टू मेथड। पहला होता है पीक मेथड। पीक मेथड क्या करता है? इट अलाउड यू टू रीड अ वैल्यू फ्रॉम temp डेटा विदाउट मार्किंग इट फॉर द डिलीशन। मीन्स हम लोग इसका डेटा रीड कर सकते हैं, लेकिन ये डेटा डिलीट नहीं होगा, ये अगले रिक्वेस्ट के लिए भी अवेलेबल होगा। दिस मीन दैट द वैल्यू विल बी स्टिल अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, टाइम डेटा बना है कर टाइम, इसमें करंट टाइम हम ले लिए हैं। उसके बाद व्यू के अंदर हम लोग पीक के अंदर करंट टाइम ले लिए, तो ये करंट टाइम जो होगा अगले हर एक रिक्वेस्ट के अंदर ये डिलीट नहीं होगा, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हो गया आपका टाइम डेटा डॉट कीप मेथड। कीप मेथड क्या होता है? बेसिकली दिस मेथड इज यूज टू मार्क सर्टेन की इन टेम्प डेटा फॉर रिटेंशन। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका मान लीजिए बहुत सारे टेम्प डेटा आपने बना लिए हैं, उसमें से कुछ ही कीज के वैल्यू आप रिटेन करना चाहते हैं, तो आप यूज करेंगे टेम्प डेटा डॉट कीप, और फिर उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, की प्रोवाइड कर देंगे, मतलब उसका नाम प्रोवाइड कर देंगे कि कौन सा वैल्यू आप रिटेन करना चाहते हैं। Meaning they would not delete at the end of the request of the current request. You can use temp data dot keep to retain all value। ठीक है, अगर कोई भी की नहीं दे रहे हैं तो सारे वैल्यू रिटेन होंगे, अगर सिंगल आइटम को रिटेन करना है तो फिर की का पास कर देंगे, की का नाम, तो आप उस तरीके से कुछ वैल्यू को रिटेन कर सकते हैं। यूज करने के लिए सेम तरीके से हम लोग यूज कर लेंगे ऑब्जेक्ट करके। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या समझे कि व्हेन यू ऑलवेज वांट टू रिटेन द वैल्यू फॉर द अनदर रिक्वेस्ट, तो पी के मेथड यूज कर लेंगे, नहीं तो कीप मेथड यूज कर लेंगे, और जिस तरीके का लॉजिक होगा उस तरीके से भी हम लोग इसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द असिंक अवेट इन डॉट नेट कोर। असिंक और अवेट दोनों ही कीवर्ड हैं, ठीक है। तो इट यूज टू मार्क मेथड asynchronous method perform a operation that run in the background such as reading a file, querying a database, calling external services. An async method must return a task to indicate the it return asynchronously। So basically क्या हो गया, async मेथड, async कीवर्ड जो होता है वो किसी मेथड को asynchronous बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर वो असिंक्रोनस बनाना हो तो असिंक मेथड यूज करेंगे, तो वो मेथड क्या करेगा, जब भी रन होगा उसका जो भी टास्क परफॉर्म होगा वो बैकग्राउंड में रन होगा, ठीक है। जैसे कि आप बहुत सारा डेटाबेस से लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर आप मल्टी थ्रेडिंग यूज कर लिए, थ्रेड यूज कर लिए, तो क्या होगा, थ्रेड ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन असिंक अवेट के अंदर थ्रेड ब्लॉक नहीं होता है, मेन थ्रेड आपका चलता रहता है, ये बैकग्राउंड में अपना रन होता रहता है जो भी टास्क इसका रहता है। लेकिन इसके साथ यूज करना पड़ता है अवेट कीवर्ड। अवेट कीवर्ड यूज करेंगे टू इनसाइड द असिंक मेथड कॉल द असिंक्रोनस ऑपरेशन। इट पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ मेथड अंटिल द असिंक्रोनस टास्क इज कंप्लीटेड विदाउट ब्लॉकिंग द मेन थ्रेड, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। तो ये पॉज कर देता है एग्जीक्यूशन को तब तक कि टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है, लेकिन मेन थ्रेड को ये रोकता नहीं है। इस तरीके से क्या होता है, सारे टास्क जो होते हैं वो एक के बाद एक रन होते हैं, जैसे ही सारे रन हो जाते हैं उसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं बाय दी टास्क डॉट व्हेन ऑल। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपके पास मल्टीपल टास्क बने हुए हैं और हमको जानना है कि जब पूरे टास्क एग्जीक्यूट हो जाए तो हमको एक रिस्पॉन्स दे दो, तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे टास्क डॉट व्हेन ऑल, और इसके अंदर जो जितने भी सारे टास्क होते हैं वो सारे इसके अंदर पास कर देंगे। Await tell the program to pause here and come back later after the task is complete। अब इसमें 3 डिफरेंसेस होते हैं, मतलब इसके मेथड के अंदर हम लोग यूज करते हैं टास्क ऑफ टी और वाइड। वाइड बेसिकली क्या होता है, एग्जीक्यूट करेगा लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा।
जैसे इवेंट हैंडलर जैसे यूज़ कर लिए, क्लिक इवेंट हो गया, जैसे कि पुराने वाले .NET फ्रेमवर्क ASP.NET के अंदर हम लोग यूज़ करते थे। उसके बाद टास्क हो गया। टास्क ये होता है असिंक मेथड को एग्जीक्यूट कराने के लिए होता है, लेकिन ये भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन असिंक वे में ये रन करेगा। जैसे बैकग्राउंड टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे लॉग सेव कराना चाहते हैं, ईमेल सेंड कराना चाहते हैं, तो इस तरीके के टास्क को हम लोग टास्क के अंदर यूज कर सकते हैं। टास्क ऑफ टी बेसिकली क्या हो गया, आपका एग्जीक्यूट करता है असिंक मेथड और कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। अगर आप इसको यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे। तो जब एपीआई के अंदर हम लोग यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा टास्क ऑफ टी ही यूज करते हैं, क्योंकि एपीआई के अंदर हम लोग को कुछ ना कुछ डेटा लेना होता है, फेच करना होता है। तो इस तरीके की चीज के लिए हम लोग टास्क ऑफ टी यूज कर लेते हैं। ठीक, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एपीआई के अंदर तो यही यूज होता है सबसे ज्यादा। अगला है एक्सप्लेन द एमवीसी आर्किटेक्चर। तो एमवीसी बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का आर्किटेक्चर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न बोल देते हैं, जो कि गलत है। ये कोई पैटर्न नहीं है, सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डिजाइन आर्किटेक्चर है, जो कि एप्लीकेशन को 3 मेन कंपोनेंट में डिवाइड कर देता है। जिसमें पहला होता है मॉडल, जिसके अंदर जो भी क्लास बनाते हैं उसके अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे एम्प्लॉय क्लास बना लिए, उसका नेम हो गया, आईडी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गए, उसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। फिर व्यू हो गया आपका, व्यू के अंदर जो भी आपका पेज का डिजाइन होता है, जो भी यूआई का पार्ट होता है, वो हम लोग व्यू के अंदर रख लेते हैं। कंट्रोलर जो होता है वो मॉडल और व्यू के अंदर एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। मतलब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कराता है। जो भी लॉजिक एग्जीक्यूट होगा वो मॉडल से लेगा और प्रोसेस करेगा कंट्रोलर, और फिर इसको व्यू के ऊपर भेज देगा। तो ये इसका काम हो गया। तो मॉडल रिप्रेजेंट द डेटा एंड द बिजनेस लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन, व्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्प्लेइंग द डेटा टू द यूजर, controller at the intermediary between the model and view, handling the user input and updating the model। ठीक है, एमवीसी बेसिकली प्रोवाइड करता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, क्योंकि इसके अंदर मॉडल, व्यू और कंट्रोलर अलग अलग तीनों चीज़ें डिवाइड हो गई हैं। तो कोड को मेंटेन करना भी काफ़ी इजी हो जाता है और ऑर्गेनाइज करना भी काफ़ी इजी हो जाता है एमवीसी आर्किटेक्चर का यूज़ करके। नेक्स्ट है आपका आई एन्यूमरेबल ऑफ टी वर्सेस आई कलेक्शन ऑफ टी। दोनों क्या है, वो इटरेशन के लिए यूज होते हैं, कलेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो आई एन्यूमरेबल ऑफ टी जो है आपका बेस इंटरफेस हो गया इटरेशन के अंदर, इटरेशन के लिए। ठीक है, आई कलेक्शन ऑफ टी जो हो गया वो आई एन्यूमरेबल ऑफ टी को इनहेरिट करता है। तो जो भी आई एन्यूमरेबल ऑफ टी प्रोवाइड करता है वो आई कलेक्शन ऑफ टी भी मतलब प्रोवाइड कर सकता है। आई एन्यूमरेबल ऑफ टी में आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं, केवल ये इटरेशन के काम आता है। लेकिन आई कलेक्शन ऑफ टी के अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन जैसे ऐड हो गया, एडिट हो गया, रिमूव हो गया, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेथड की बात करें तो आई एन्यूमरेबल ऑफ टी जो है गेट एन्यूमरेटर ये मेथड प्रोवाइड करता है, और आई कलेक्शन जो है ऐड, रिमूव, क्लियर, कंटेंट्स, काउंट, इस तरीके के मेथड प्रोवाइड करता है। यूज केस में देखें तो आई एन्यूमरेबल केवल इटरेशन के लिए है तो रीड ओनली ही होगा, तो रीड ओनली एक्सेस टू द कलेक्शन सुटेबल फॉर द लूप। ठीक है, और आई कलेक्शन ऑफ टी आपका हो गया जो भी अगर मॉडिफाई करना हो और फिर डेटा शो कराना, उस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो आपका जो भी आई एन्यूमरेबल ऑफ टी है वो मोर मेमोरी एफिशिएंट है, क्योंकि ये केवल रीड ओनली यूज हो रहा है तो होगा ही। आई कलेक्शन ऑफ टी जो होता है वो और भी ज़्यादा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि ये डेटा सेट के ऊपर भी काम करता है। आपका ऐड, रिमूव, क्लियर, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। फिर आई एन्यूमरेबल ऑफ टी के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो लिस्ट ऑफ टी आपका हो गया, लिस्ट ऑफ टी आपका कलेक्शन भी हो गया, अरे हो गया, आई वेरिएबल ऑफ टी, लिंक लिस्ट हो गया, ये सब आई एन्यूमरेबल ऑफ टी हो गया। और आपका हैश सेट ऑफ टी, डिक्शनरी, ये सब आपका कलेक्शन के अंदर आ गया। तो ये हो गया डिफरेंसेस आई एन्यूमरेबल ऑफ टी वर्सेस आई कलेक्शन ऑफ टी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन पूछा जाता है कई बार, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।